अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हमारे शो का वेट कर रहे हैं। हम भी वेट कर रहे होते भाई कि जल्दी से अपना शो जो है वो लेकर आएँ और आपसे करें ढेर सारी बातें, जिनका आगाज़ अच्छी अच्छी थॉट्स के साथ और इस अहद के साथ कि आज का दिन भी हम बहुत अच्छे से गुजारेंगे और अपनी नेकियों में इजाफा करेंगे और कोई ना कोई एक काम ज़रूर ऐसा करेंगे जिसको करने के बाद जब हम सब घर जाएँ अपने अपने कामों से तो हमें खुशी महसूस हो कि आज का दिन हमने ज़ाया नहीं किया। अब ये एक काम ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें कुछ सीख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं और सदका खैरात भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि ज़हनी दबाव और इचिंग, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि ये लोगों के लिए ना बड़ा परेशान कुन होती हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, फिर ड्राई वेदर होता है तो उसकी वजह से लोग अपनी स्किन की वजह से बहुत परेशान होते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, जिसकी वजह से उनकी स्किन ड्राई रहती है। गर्मियों में तो पता नहीं लगता, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं ना तो यही स्किन प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और बहुत सारा इलाज कराना पड़ता है, लोशन, क्रीम्स और सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, लेकिन समझ नहीं आता। इससे बनता है डिप्रेशन। तो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मेंटल डिप्रेशन एंड इचिंग। अब ये किस तरह से है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये जो खारिश और जहनी दबाव के दरमियान ताल्लुक़ है ना, ये कहलाता है डिसबायोसिस। यानी इससे एक हार्मोन जो है वो डिसबायोसिस पैदा होता है। इस हार्मोन की वजह से जो बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं, बुरे बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया पर हावी हो जाते हैं। अब रिज़ल्ट में आपकी स्किन पर जो है वो इचिंग होती है और दीगर मसाइल पैदा होने लगते हैं। गहरी सांस लेने से जहनी दबाव में कमी आती है, जिससे इस किस्म के मसाइल कम होते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर से रुजू करना भी ज़रूरी है ताकि सही इलाज किया जा सके। तो आपने इसका रखना है बहुत ख्याल। अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे तो आप जहनी दबाव से जो है वो बाहर आ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम के हवाले से डिस्कशन करते हैं। शहर कायद का मौसम। शहर कायद का जो मौसम है वो खुश्क है, गर्म है, रातों में खुनकी है, लेकिन मज़े की बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि ये दिन के टाइम पे जो है वो सूरज इतना क्यों आबो ताप से जारी होता है और इतनी गर्मी हो जाती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई गर्मी का सीज़न है। लेकिन फिर उसके बाद 4 बजे के बाद थोड़ा सा स्लाइटली मौसम चेंज होना शुरू होता है और रात में प्रॉपर अब सर्दी महसूस हो रही है। सुबह के टाइम पर सर्दी महसूस हो रही है। तो भाई शहर कायद का मौसम खुश्क है, गर्म है, खुनकी है और आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है ना वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं और शेयर करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, कौन कौन सी अहम समातें हैं। तो जनाब, आज जो अहम समातें हैं उसमें है गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात होगी। फिर इसके अलावा जो है सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर समात होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो समात करेंगे। तफ्तीशी अफसरान पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समात होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की दुनिया में, क्या हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में। तो जनाब, सिंध के स्कूलों में हाज़िरी का नया ऑनलाइन निज़ाम आ गया। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बंक करते हैं, छुट्टियां करते हैं, तो अब वो नहीं बच सकेंगे क्योंकि लगेगी ऑनलाइन अब हाज़िरी। अच्छा जी, सिंध के स्कूलों में अब तलबा की हाज़िरी ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए ली जाएगी। महकमा तालीम का नया खुदकार ऑनलाइन निज़ाम स्कूलों के तलबा की हाज़िरी खुद ब खुद रिकॉर्ड करेगा। स्टूडेंट्स वेकअप। और ये ख़बर जो है उन तमाम लोगों के लिए है जो थोड़ा सा डंडी मारते स्कूल जाने में। अब जो लोग स्कूल नहीं जाते उनका भी पता चल जाएगा। अच्छा जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने जो है इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कहा कि इदारा शुमारियात मरदमशुमारी के दौरान हासिल शुदा बच्चों का डेटा शेयर करे ताकि बच्चों की दुरुस्त शनाख्त और रिकॉर्डिंग मुमकिन हो सके। ये इकदाम सिंध में तालीमी इनकलाब की तरफ एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वक्त की पाबंदी करना कितना ज़रूरी होता है। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप वक्त की पाबंदी करते हैं और वक्त के साथ चलते हैं तो वक्त भी आपके साथ चलता है। लेकिन अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते तो ये आपको बड़ा महंगा पड़ जाता है। और ऐसे ही कुछ हुआ जिना हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ। अब ये वाक़या कुछ इस तरीके से है कि जिना अस्पताल की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब हैं, उन्होंने जो है वो ओपीडी का अचानक दौरा किया। मतलब वो चले गए। शाहिद रसूल साहब जो हैं उनकी आदत है, वो इसी तरीके से यूजुअली करते होते हैं कि वो चले गए थे। अब वो ओपीडी में जब डायरेक्ट चले गए कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, पेशेंट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हाउस ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद जो दीगर स्टाफ है वो दे आर डूइंग। तो हुआ कुछ यूँ कि मुख्तलिफ ओपीडीज़ में 40 से ज़ायद डॉक्टर्स जो थे
वो आए नहीं थे। अच्छा जी, गैर हाजिरी पर 40 डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। इंतजामिया ने वाजे किया है कि वक्त की पाबंदी न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं फ़्लाइट्स की। अब क्या हुआ है कि हमारे यहाँ फ़्लाइट्स का जो निज़ाम है यूजुअली वो आपके सामने हम रखते ही हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। कभी कोई फ़्लाइट जो है मनसूख हो जाती है, ताख़ीर का शिकार होती है, कोई ना कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि लाहौर से जद्दा जाने वाली PIA परवाज़ को फ़नी ख़राबी के बायस कराची में उतार लिया गया है। अच्छा जी, ये जो PIA की फ़्लाइट है, परवाज़ है, इसको कराची में उतार लिया गया। लाहौर से जद्दा जाने वाली PIA की परवाज़ PK 859 को जो है वो इसकी जो विंडशील्ड थी उसमें दरार पड़ी। उसके बाद इसके वजह से हंगामी तौर पर इसको कराची एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। तैयारे में 344 मुसाफिर सवार थे, जिनमें बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन शामिल थे। तमाम मुसाफिर जो है वो महफूज रहे और इन्हें होटल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इतलात में कहा गया है कि परिंदा टकराया था, मगर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी PAA ने वजाहत की है कि परिंदा नहीं टकराया। तैयारे की विंडशील्ड में 34,000 फुट की बुलंदी पर दरारें पड़ी, जिसके बायस एहतियाती लैंडिंग कराई गई। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान SAP ने कहा है कि PIA तैयारों की मेंटेनेंस से मुतालिक इंजीनियर्स के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। अच्छा जी, तो ये वो खदशात हैं जिसका इन्होंने इजहार किया है। अब लेट्स डिसाइड, ये लोग डिसाइड करेंगे कि जी क्या हुआ था क्या नहीं होता। अच्छा जी, आगे बढ़ते और जल्दी से शेयर करते हैं आपके साथ गोल्ड के प्राइस। गोल्ड के प्राइस वैसे बताएं आज आप लोगों को क्या लगता है, सोना सस्ता हुआ होगा या महंगा? चलिए जी, आपको बता देते हैं कि क्या हुआ है। मुकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा हो गया है। अच्छा जी, आलमी मार्केट में सोना $37 इजाफे से $4060 फ़ी आउंस हो गया। 1 तोला सोना 3700 रुपये महंगा हो गया। फ़ी तोला सोने की कीमत 4,23,062 रुपये पर पहुंच गई है और 10 ग्राम सोना 3,122 रुपये इजाफे के साथ 3,62,707 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 90 रुपये इजाफे से 5,112 रुपये पर पहुंच गई है। तो ये तो सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। और अब क्योंकि सोना महंगा हो गया है तो जिन्होंने बेचना है, दिस इज़ द हाई टाइम टू सेल योर गोल्ड इफ़ यू वांटेड टू डू दिस। चले जी, शो में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और मैं टी ब्रेक लूँगी और आप भी जल्दी से जाके टी ब्रेक लेंगे। फिर उसके बाद हम वापस आएंगे, फिर आपके साथ में शेयर करेंगे टॉप स्टोरीज़, करेंगे ढेर सारी बातें। और आज एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी भी है जिनसे आपको हम मिलवाने जा रहे हैं और करेंगे जापानी कल्चर के हवाले से ढेर सारी बातें। कीप वॉचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक। तो न्यूज़ सेशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। और इस वक्त टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर करस्पॉन्डेंट महराज भाई ने। लेकिन उससे पहले चलते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं वेजिटेबल प्राइस। तो कुछ देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वेजिटेबल प्राइस पॉपअप हो जाएंगे और ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि यही वो टाइम होता है जब ख़वातीन को पता करना होता है कि भाई आज क्या पकेगा और आज क्या पकेगा और क्या ख़रीदना है। और इस हवाले से कैसे पता करना है कि सब्ज़ी जो है वो कितने की है, तो हम आपको बताते हैं कि टमाटर आ गया है जी 81 पर। अब आगे बढ़ेंगे तो आलू आ गया है 63 पर। इसके बाद व्हाट वी हैव नेक्स्ट, लहसुन जो है वो 288 पर है। और इसके बाद अदरक जो है वो 345 पर है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, गाजर जो है वो 138 पर है। इसके अलावा जो तुरई है वो है 92 पर। एंड वी हैव लौकी 92 अगेन। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास क्या है आज, फूल गोभी। ये कौन खाता है प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं। 69 पर है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। खीरा जो है वो 120 पर है, ये आंखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। भिंडी जो है वो 161 पर है। और इसके अलावा प्याज जो है ये है 127 पे। तो जनाब प्याज के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और प्याज के इतने सारे फ़ायदे हैं कि आपके बालों के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। आप इसका जो पेस्ट है, इसका जो छान के, मतलब प्याज कद्दूकश करके, प्याज छील के, प्याज का पेस्ट बना के आप जो है इसको छान के अपने बालों में लगाएं इसका पानी, तो आपके बालों के लिए बड़ा मुफीद है। अभी जल्दी से चलते हैं आगे और आपके साथ में शेयर करते हैं करेंसी रेट्स के माल का हाल जो है वो क्या है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो हमारे पास है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190 पे, कैनेडियन डॉलर है 212 पे, यूरो जो है वो 335 पर है, कुवैती दिनार 922 पर है। और जी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे पास अभी कौन सा जो है वो करेंसी आता है, यूके पाउंड जो है वो है 383, सऊदी रियाल 76 और यूएई दिरहम जो है 77 और यूएस डॉलर जो है वो 282 पर है। तो जनाब ये हमने शेयर किया आपके साथ में करेंसी रेट्स। अच्छा जी, अब महराज भाई ने हमें क्योंकि ज्वाइन कर लिया है और महराज भाई को हम शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महराज भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं?
वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। महराज भाई, वैसे तो आप ट्रैवल करते ही रहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से बाहर हो, नॉर्दर्न एरियाज भी घूमने जाते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि आपने वीज़ा कहीं का अप्लाई किया हो और आपको ऐसा लगा हो कि जी आपका वीज़ा जो है किसी ने आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, या कंसल्टेंट जो था वो आपको ठीक नहीं लगा हो, तो आपने कहा हो कि नहीं नहीं, इस जगह से मुझे अपनी कंसल्टेंसी नहीं करवानी है? ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि हमारे पास इस हवाले से इस तनाजुर में खबर है। पहले महराज भाई से पूछ लेते, फिर वो खबर मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। देखिए, ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, मेरा जिस जाहिर में रिपोर्टिंग से ताल्लुक है, तो ये आए रोज़ कुछ ऐसी शिकायत सामने आती रहती हैं कि ट्रैवल एजेंट्स ने जो है वो धोखा कर दिया। इसके अलावा एक और भी होता है। देखिए, एक तो रजिस्टर्ड होते हैं ट्रैवल एजेंट्स, ठीक है ना, या फिर वो लोग जो आपको बाहर भिजवाते हैं किसी नौकरी के लिए या उस हवाले से, तो उसमें आप जाहिर सी बात है पूरी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और फिर अब तो सारा सिस्टम जो है डिजिटल है, तो एक एक चीज़ आपके पास आ रही होती है। अगर आप यकीन करें कि इस वक्त उम्रे का वीज़ा भी आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपको पहले वो पासपोर्ट देते थे, पासपोर्ट पे लग के आ जाता था, वो एक अलग चीज़ हो गई है। अब तो वो आपको बताता है जी वेबसाइट ये है, इस पर आप अप्लाई करें, वहाँ से अपने फिंगरप्रिंट्स, अपनी पिक्चर्स, अपनी सब कुछ आपने अपलोड कर देना है, और वहीं से आपको जवाब आ जाएगा जी बिल्कुल ओके, आपका वीज़ा है और इतने दिन का आपको मिल गया, ठीक है ना। अच्छा, एक हमारे यहाँ जो है बड़े बरसों से खेल जारी है पाकिस्तान में, और पंजाब में ज़्यादा है, कराची में कम है ज़रा, बाहर भेजने का जो सिलसिला है, और उसमें ओवरसीज़ एम्प्लॉयर्स बने हुए हैं आम लोग, ठीक है ना। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की जो एजेंसीज़ हैं वो तो अपना वर्क कर रही हैं, अच्छा उनके पास तो जाहिर सी बात है नौकरियां नहीं होती हैं, जो साफ सी बात है, ठीक है। उनके पास नौकरियां मिलेंगी आपको, सऊदीया में मिलेंगी, बहरीन में मिल जाएंगी, इधर कतर में मिल जाएंगी। अच्छा, लोगों को ज़्यादातर क्रेज़ होता है कि जी हम यूरोप साइड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर अमेरिका चले जाएं, ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। एक टाइम में जब हम भी छोटे थे, जब हमने सुना था कि दुबई चलो, दुबई चलो, एक ये क्रेज़ होता था, वो लोगों को कश्ती में बिठा के घुमा फिरा के कहीं और छोड़ देते थे, वहाँ पुलिस पकड़ लेती थी उनको, और उसके बाद वो बेचारे रोते पिटते घर आ जाते थे। तो ये फ्रॉड आज का नहीं है, ये फ्रॉड भी बहुत इस मामले में चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कभी जाली वीज़े का मामला आ जाता है, कभी जो है जाली डॉक्यूमेंट्स का मामला आ जाता है, और उसके बाद जब बंदा अपना सारा सरमाया, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, जेवर बेचा हुआ, गाड़ी बेची हुई, वो पैसा खर्च करके वापस आता है, तो फिर वो मेंटली भी तबाह हो जाता है। क्यों? कि उसने जो रखा हुआ था कि मैं आगे जाके अपना मुस्तकबिल बनाऊंगा, तो वो उससे भी हाथ धो बैठता है। तो भाई साफ सी बात तो ये है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, ट्रैवल करना है आपको, तो आप मुस्तनद जो ट्रैवल एजेंट है उससे रब्ता करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, उसके बाद कहीं जाके आप अपना पैसा खर्च करें, अच्छा जी, अब अच्छी बात ये हुई है कि ये एक खबर इस तरह से है कि ऑस्ट्रेलिया का जाली वीज़ा देने वाला जो शख्स है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और FIA ने ऑस्ट्रेलिया का जाली वर्क वीज़ा देने और 8 लाख रुपए हथियाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्किल ने की है, और ये मुलजिम जो है काशिफ रज़ा, उसने रजिस्टर्ड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर ना होते हुए भी शहरी से 8 लाख रुपए एडवांस वसूल किए। आप इमेजिन करें, ठीक है। उसके बाद गुलशन इकबाल का ये रिहायशी है, गुलशन इकबाल के रिहायशी मुलजिम ने वीज़े का 28 लाख रुपए में मुआहिदा किया था। मुलजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। इतना बड़ा फ्रॉड, आप देखें इन लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करना, इन लोगों की हिम्मत कैसे होती है, और लोग इनके झांसे में कैसे आ जाते हैं महराज भाई? क्या आइडिया नहीं हो पाता? क्या किस तरह ये लोग शीशे में उतार लेते हैं लोगों को? देखिए, बड़ी पुरानी मिसाल है कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा है ना, तो अक्लमंद कभी भूखा नहीं मर सकता। अच्छी नहीं है हालांकि ये मिसाल, लेकिन है बहरहाल। अच्छा, तो इसमें बात यह है कि एक तो हमारे मुल्क के हालात, ठीक है, माशी हालात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा जो नौजवान है ना, वो कह रहा है यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो इंजीनियर बन गया तब भी नौकरी नहीं है, वो XYZ उसने कुछ भी कर लिया, बेचारे ने बड़ी मेहनत के बाद अच्छी डिग्रीज हासिल कर ली, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक खलकत हमारी ऐसी है कि जिसका टास्क ये होता है कि जी पढ़ना लिखना और फटाफट गवर्नमेंट जॉब लेनी है और साइड हो जाना है, लाइफ बनानी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं जी हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो किसी अच्छी कंपनी में हमें जॉब मिल जाएगी और हम वहाँ से अच्छे अर्निंग कर सकेंगे, पैसा कमा लेंगे। अच्छा, यहाँ इत्तेफाक की बात है, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे यहाँ, ठीक है ना। अब सूरत हाल ऐसी है, महंगाई कहाँ पहुँची हुई है, माशी हालात ऐसे हैं, पढ़ लिखने के बाद भी आप परेशान ही घूम रहे हो कि यार मुझे जॉब मिलेगी, और जॉब मिली तो आपको ऐसी कि वो आपके स्टेटस के लिए, जिन मसाइल का आप जिक्र, महराज भाई जिन मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं,
लोगों को इतना ज़्यादा क्रेज़ है बाहर जाने का, लोगों को इतना ज़्यादा जो है ना कहना चाहिए कि एक ऐसी ख्वाहिश है कि बस कुछ भी हो, कितने भी पढ़े लिखे होंगे वो कहेंगे जी बाहर जाना है, कुछ भी कर ले हमने बाहर जाना है। इसी वजह से जो बाकी आप देखते हैं नौजवान हैं, या बाकी जो पंजाब साइड से हम देखते हैं, या फिर दूसरी साइड से हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं जो कि डंकी के थ्रू भी जाने के लिए राजी हो जाते हैं। मतलब चाहे जाली कंसल्टेंट हो, चाहे कोई इलीगल प्रोसेस हो, लोगों में पता नहीं क्यों ऐसा क्रेज़ है, लोगों को पता नहीं क्या लोगों से लोग भड़काते हैं, लोग क्या कहते हैं कि वो अगर मुल्क से बाहर जाएंगे तो उनके लिए पता नहीं कौन से हालात जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे, कौन सी वहाँ पर सोने की नदियाँ बह रही हैं, कौन सा वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, रूल्स हैं, सफाई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो सिटीजन्स हैं उनको रिलीफ है। लेकिन ऐसा नहीं है वहाँ पर कि आपको जाते ही सुकून मिल जाएगा और जाते ही आपके लिए चीज़ें जो है वो स्मूथ हो जाएंगी। पहले आप जाएंगे, पहले आप जाकर वहाँ पर अच्छे शहरी बन के दिखाएंगे, वहाँ जाके आप रूल्स फॉलो करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर आपको जब वो ऑब्ज़र्व करते हैं उसके बाद वो आपको अपना सिटीज़न बनाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है। फिर आपने अगर कमाने जा रहे हैं तो जॉब करनी है, घर पे भेजना है, तो ये सारी सूरत हाल होती है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि बाय हुक और बाय क्रूक जैसे भी हम बस पहुंच जाएं, और इसी वजह से कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। फ्रॉड हो गया, एयरपोर्ट पे पकड़े गए, या वो डंकी के थ्रू जा रहे हैं तो कितनी कश्तियों में कितने हादसे होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये सारी सूरत हाल होती है। ये लोग क्यों एक दूसरे को नहीं समझाते महराज भाई कि भाई अगर आपने बाहर जाना है तो थ्रू प्रॉपर जाएं, अच्छा पढ़ें। अगर आप इतनी जान जोखम में डाल सकते हैं कि ख़तरा मोल लें, इलीगल जाएँ, अपने पैसे बर्बाद करें, जाली कंसल्टेंट को जो है ना वो पैसे दे दें, तो पढ़ लें। सिंपल सा आसान सा हल है, एक टेबल एक कुर्सी लगाएं और पढ़ लें। दुनिया का सबसे आसान, सीधा और एक कहना चाहिए ना हाई क्लास रास्ता ये है कि स्टडी करें, पढ़ें, अच्छा पढ़ें, अपनी एकेडमिक्स प्रूव करें, अप्लाई करें और बाहर चले जाएं। इससे तो लाख दर्जे बेहतर है ना कि आप छुपते हुए, लोगों से धोखा खाते हुए, लोगों से सुनते सुनाते हुए, कॉम्प्लेक्स में एहसास कमतरी का शिकार होते हुए बाहर जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जिंदा आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, घर वाले परेशान हैं। तो थोड़ा सा फोकस करें, पढ़ाई कर लें। असल में हमारे यहाँ जो है ना, हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था कि तीसरी खलकत वो है हमारी, हाँ, बाहर जाने का क्रेज़ है कि भाई ठीक है, अब थोड़ा हमने पढ़ लिख लिया, हाँ, अब निकलो यहाँ से। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ एक तो मसला है कि हम तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। हाँ, अक्सरियत में हमने ये देखा। सही। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम पैसे से सब कर लेंगे, कि भाई पैसे से फला भी गया, फला भी गया, फला भी गया। हाँ। अच्छा, उसमें फिर ये जो चालबाज और जालसाज बैठे हुए, फ्रॉडिये बैठे हुए, हाँ, इनका बिजनेस अपना चमका हुआ होता है। सी। ये जो है लोगों में, जाहिर सी बात है, आम लोगों में बैठते हैं। आम लोगों में बैठने के बाद उनको बताते कि जी मैं तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का काम करता हूँ और मैंने तो इतने लोगों को जो है लंदन भेज दिया, किसी को अमेरिका भेज दिया, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, सब मज़े में हैं। हाँ। जिस तरह की बातें करके वो उड़ जाते हैं। उसमें जो 8 लोग 10 लोग जो होते हैं ना, वो आगे बातें करते हैं। हाँ। तो उनमें से कुछ लोग उनकी झांसे में आ जाते हैं। फिर वो इनसे मिलते कि यार फलां से मिलवाओ, तुम्हारे जानने वाले हैं। वो बोलते हैं हाँ जी मेरे तो बड़े बंदे बाहर हैं, आओ बैठो जी, पीसी में मुलाकात हो रही है जी, हवारी में मुलाकात हो रही है, मेरिट में मुलाकात हो रही है। बंदा भी कह रहा है यार क्या इसके मज़े हैं। सही। तो वो एक उनका परसेप्शन ऐसा होता है कि जी बस कोई मसला ही नहीं है। हाँ। आपके जो भाई का सिस्टम जो है पूरे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में चल रहा है, सब जगह बंदे मौजूद हैं और तुम्हारा काम तो चुटकियों में जाते हो जाएगा। तो अब उसमें ये लालच का अंसर आ जाता है और फिर बंदे को ये लालच हो जाती है कि भाई पाकिस्तान में तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा। अब ये है कि गाड़ी खड़ी है या कुछ जेवर पड़े हैं वालदा के, वालदेन के, वो जाके वो करता है कि भाई मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं लाइफ बना दूँ आप लोगों की, मैं बाहर जाऊँगा वहाँ से 2 पैसे कमाऊँगा। अच्छा देखें, बाहर जाने के बाद मसाइल तो हैं और आपको फॉलो भी करने वहाँ के रूल्स, लेकिन साथ साथ में फ़र्क है। अब डॉलर कहाँ खड़ा हुआ, पाकिस्तानी रुपीस कहाँ खड़ा हुआ। अगर वो वहाँ जाकर अगर $100 भी कमा लेता है या $50 भी कमा लेता है तो देखिए वहाँ जाने में बुराई नहीं है। देखिए किसी भी जगह पर माइग्रेशन करने में बुराई नहीं है, किसी दूसरी कंट्री में जाने में बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह से अगर आप जा रहे हैं जो गैर कानूनी तरीका है, इस तरह से आप जा रहे हैं जो कि आप किसी कंसल्टेंट के हाथों लुट गए, मतलब अभी आपने 8 लाख दिए, फिर अब आप दोबारा से उस मेहनत करेंगे, दोबारा से वो जमा करेंगे, तो भाई आप लीगल प्रोसेस के थ्रू जाए ना। और लीगल प्रोसेस आपकी तालीम से ही मुमकिन है। आप पढ़ेंगे तो जाएंगे ना, वरना या फिर आपके पास ऐसी स्किल्स हों,
आप क्रिएटिव हों, आप आर्ट से मुंसलिक हों, आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हों, आप पेंटर हों, या फिर बात वही आ जाती है कि स्किल वर्कर्स में हों, फिर या फिर आप प्रोफेशनल, आपके पास डिग्री हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो सारा जो मुद्दा है बाहर जाने का, सारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अच्छा पढ़ेंगे तो, बल्कि आप अगर अच्छा पढ़ते तो खुद वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको स्कॉलरशिप दे देती हैं। तो आधा तो प्रॉब्लम आपकी पढ़ाई आपका सॉल्व कर रही है। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है और अपने सारे मसाइल का हल ढूंढना है तो एक तो आप अच्छे इंसान बनिए और दूसरा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये पढ़ाई आपके सारे मैटर सॉल्व करवा देगी। महराज भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, तालीम का कम होना और तालीम का ना होना, हाँ, ये फायदा देता है तीसरे आदमी को जो कि आपसे जालसाजी करता है। Exactly. अब जैसे ये जो मुलजिम गिरफ्तार किया हाँ, FIA ने, हाँ, तो जाहिर सी बात है इसके बाद इसमें कोई मिन्नतें तरले थोड़ी क्यों होंगी किसी की। हाँ, भाई इसके पास तो बंदा आया होगा ना कि यार आप तो भिजवाते हैं, आपने फला को भिजवाया, फला को भिजवाया, मुझे भी भिजवा हाँ, देना। एक बंदे से 8 लाख रुपए ले लिए। हाँ, और फिर जाली वीजा। आप सोचे वो बंदे का क्या हाल हुआ होगा, उसने पता नहीं कहाँ से कितनी मेहनत करके जमा करके दिए होंगे। ये शुक्र अदा करें कि मुकम्मल पेमेंट की जो उससे 28 लाख रुपए की हाँ, बात हुई थी, डिमांड की वो थी। 28 लाख रुपए नहीं पे किए उसने। सही, 8 लाख रुपए के अंदर ही मामला, जारी सी बात है 8 लाख रुपए उसने पे किए होंगे। उसके बाद उसको टाइम फ्रेम जो दिया होगा उससे ऊपर नीचे हुआ होगा, तब जाके ये FIA पहुंचा होगा। हाँ, जो शिकायत गुजार है ना, शिकायत, हाँ, जिसने शिकायत की है, सही। वो उसको शक हुआ होगा ना कि भाई अब बात 15 दिन में हुई थी, 20 दिन में हुई थी, अब 2 महीने हो गए, पैसे भी दे चुका हूँ, मेरा प्रोसेस मुझे नजर ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा। उसके बाद वो FIA पहुंचा होगा। सही। तो बात यह है कि इस वक्त जो लोग भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम, वो कम से कम इतना खुदारा जो है ख्याल रखें कि भाई जो भी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर की जो काम करते हैं, जो अगर रजिस्टर्ड है तो आप उससे वर्क करें, ठीक है ना। अदरवाइज इस तरह जो चलते फिरते, हम इनको आमतौर पे एजेंट कहा जाता है। एग्जैक्टली, समझे ना, ये एजेंट कहा जाता है। इनके ताल्लुकात भी होते हैं, ये अपना रख रखाव भी ऐसा रखते हैं कि आप एकदम जाके इनसे मुतासिर हो जाएंगे कि भाई क्या भला है ये, क्या भला है। तो कम से कम ऐसा हो तो आप चेक करें कि भाई बंदा रजिस्टर्ड है, ऑफिस है उसका, बाकायदा तरीके से काम हो रहा है, तो आप उसको पेमेंट करें। अदरवाइज अगर आपसे कोई कैश में पेमेंट ले रहा है या चेक के बिल्कुल, अब वो बात है ना कि टेक हम्म। योर ब्रेन विद यू। जब आप कोई काम कर रहे हो तो अपना दिमाग भी हाजिर रखा करें, लेकिन दिमाग के लिए बात वही आ जाती है, थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ी सी तालीम जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो इस तरह से इन लोगों के हत्थे चढ़ने से बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा अपनी अकल लगाया करें। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से हम मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए, कीप वॉचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक। तो भाई इस वक्त हमारे साथ जो है डिप्टी कौंसल जनरल ऑफ जापान यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे करेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन एक दफ़ा फिर से उनको शो में वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया, बेइंतहा शुक्र अदा करना चाहता हूँ आपसे और C21। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, फिर वापस आ गया। हाँ बिल्कुल। और सर, जब हमारे इससे पहले शो पर आए थे तो लोगों ने बहुत पसंद किया था, और जब जापानी कल्चर के हवाले से हमने बात की थी, पाकिस्तान के फूड के हवाले से बात की थी, तो बहुत ज़्यादा पसंद किया था। सर, जो आपने दिल पाकिस्तान जो है जब गाया था, वो लोगों ने वो बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया था, और लोग पूछ रहे थे कि भाई कब वापस आएंगे सर। तो देखिए जी, हियर वी हैव। और इस वक्त सर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताएं कि ऑब्वियसली हमने आपके साथ में फूड से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। अभी जो है बड़ा ज़बरदस्त वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल चल रहा है कराची में, आर्ट्स काउंसिल में, उसके बारे में व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जी, वो बड़ी अच्छी बात है। असल में तो वो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में हमारे दफ्तर कौंसिल जनरल ऑफ जापान शिरकत नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन जापान से 2, एक तो ग्लो काला और एक तो क्या नाम, अदाकारा का एक्टर एंड एक्ट्रेस वो है। तो ये शायद इसी महीने का 21 और 22 तारीख को ये दो दिनों में जापान का दिन है, जापानी दिन। अच्छा, सही। जी हाँ, सही। तो सर, कैसे देख रहे हैं इतना बड़ा कोलैबोरेशन, इतने मुख्तलिफ दीगर ममालिक से जो है, कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं इन वन रूफ, अंडर वन रूफ, और इतना ज़बरदस्त कल्चर है तमाम कंट्रीज़ का ही, और एक ज़बरदस्त जो है वो कोलैब है, और लोगों को बड़ा सीखने का मौका मिल रहा है दूसरे कल्चर से कि कहाँ पर किस तरह का जो है वो फोक म्यूज़िक है, किस तरह की एक्टिंग है, क्या कुछ है, सारा कुछ। बड़ी अच्छी बात है। ये ज़माना तो मौजूदा ज़माना तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम YouTube पे और कोई SNS पे तो घर पे बैठे रहते तो देख सकते हैं। लेकिन
कराची में आज काउंसिल में मुनाकिद हो रहा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जैसा है, जी जी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि हम फिजिकली देख कर सकते हैं। तो देख सकते ये ऐसा एक्सपोज तो पाकिस्तानी अवामों के लिए एक्सपोज करने का ये बहुत अच्छा मौका, और मेरी दुआ है इसी मौका पर तो पाकिस्तानी लोग अवामों के लिए तो बड़ी अच्छा मौका, तो ये बला है रास्ते हाँ बिल्कुल, मतलब अपनी आंखों से सामने देख रहे हैं कर सकते हैं, कल्चर को, तबादला ख्याल हाँ, भी कर सही। सकते हैं, तो फिजिकली तो महसूस कर सकेंगे। सही, जी हाँ। बिल्कुल। अच्छा सर ये बताएं कि आपकी जो हॉबीज़ हैं वो क्या हैं? अब सीज़न क्योंकि चेंज हो गया है थोड़ा, विंटर सीज़न ऑलमोस्ट आ गया है कराची में, तो क्या हॉबीज़ हैं? सूप वगैरह, जाके आउटडोर चेकआउट करना, या फिर डिनर, ये सारा कुछ क्या आपकी हॉबीज़ रहती हैं? मेरा हॉबी मौसीकी मौसीकी है। ओके। तो मिसाल तौर पर पिछले क्या नाम आखिरी दिन के, या मतलब तो दिसंबर, आखिर दिसंबर, हाँ। आखिर दिसंबर 29 से हाँ जनवरी 7 या 8 तारीख तक, हाँ। मतलब तो 8 या 9 दिनों में हाँ मैं मेरे दफ्तर तो बंद थे, मतलब छुट्टी थे। हाँ उसी दौरान हाँ मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर गया। इसके अलावा मैं सिर्फ अपने काम पे अच्छा। इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिस करता था। हाँ, तो ऐसा है। सही। मेरा शौक तो मौसीकी है, और हाँ पढ़ने भी बहुत मेरा शौक है। ये बुक रीडिंग, हाँ ऐसा है। चले जी, सर का शौक जो है वो मौसीकी, और ये तो आप सब जान गए, हम सब भी जान गए। अच्छा जी, अब कुछ एक और फेस्टिवल है उसके वाले से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कॉन्सल जनरल ऑफ जापान, और इस हवाले से मैं एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बात आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि जापानी कौंसल खाना कराची, पाकिस्तान जापान कल्चर एसोसिएशन सिंध, PJCA और पाकिस्तान जापान बिज़नेस फोरम BJBF के ताउन से जापान फेस्टिवल, जापान फेस्ट जो है उसका इनेकाद होने जा रहा है, और ये बीच लग्जरी में जो होने जा रहा है कराची में। दैट्स रियली ग्रेट एंड गुड थिंग। सर इस फेस्टिवल के हवाले से थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, ये जापान फेस्ट तो हमारे दफ्तर के ज़ेर मुनाकिद हो रहा कल्चर इवेंट्स में हाँ। सबसे बड़ा वाले हैं। तो तकरीबन मेरा ख्याल है हज़ारों से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। हाँ सही। बदकिस्मती से आज लेजिस्लेशन ख़त्म हो गए। अच्छा जी हाँ, तो नया वाला तो शायद ये मौका नहीं मिलता, लेकिन प्रोग्राम तो 3 बजे से शुरू करके क्या नाम कॉस्प्ले कॉन्टेस्ट, कॉस्प्ले मुकाबला, अच्छा, और जापानी रिवायती नाचने का मुकाबला सही। और क्या करें, हाँ शाम को मौसीकी कॉन्सर्ट। अच्छा जी हाँ, और मैं भी शिरकत करूँगा। अरे भाई ज़बरदस्त। अल्लाह का शुक्र है, तो इसी साल ज़बरदस्ती ग्लोकार इमरान जावेद साहब के साथ अच्छा। कोलैबोरेशन करके, इमरान जावेद सही। तो मेनली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के ये सूफी रॉक हाँ। तो वो बजाएंगे हम। ओके, और दैट्स रियली ग्रेट। उनके साथ साथ जापानी गाना भी बजाएंगे। अच्छा, उन्हीं के साथ साथ, जी सही। हाँ। तो सर ये मतलब एक दिन का है जी हाँ, एक फेस्टिवल? दिन का है। एक दिन का जी हाँ। फेस्टिवल है, सही, जी ठीक है। हाँ। तो इस हवाले से रिजर्वेशंस जो हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं अभी सारे? Unfortunately, yes. सही। चलिए जी, ये बड़ा ज़बरदस्त एक फेस्टिवल होने जा रहा है, और ज़रूर इसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे, और जब इस तरह के फेस्टिवल होते हैं ना तो बड़ा मौका मिलता है करीब से जानने का, करीब से देखने का कल्चर को कि किस तरीके से जो है वो म्यूज़िक है, किस तरीके से दीगर कंट्रीज़ में जो है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनका टैलेंट जो है वो किस तरह का है। अच्छा सर ये बताएं कि आई नो कि आप पाकिस्तानी ड्रामाज भी देखते हैं, आई नो कि आप थोड़ा टाइम निकाल के कुछ फोकस कर लेते हैं, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो कौन सी है, ये ज़रा बताएं। पहले भी मैंने आपसे ये पूछा था सवाल, तो थोड़ा आपने बताया था, लेकिन अभी ज़रा जो ना तसल्ली से बताएं कि आपको कौन सा ड्रामा पसंद है, और कौन सी आपको एक्ट्रेस पसंद है, और कौन सा एक्टर पसंद है, हमारा कौन सा फूड पसंद है आपको? जी एक्टर एंड एक्ट्रेस, वो तो एक्टर बिल्कुल मेरा अपने दोस्त शेजर
शहजाद रॉय। शहजाद रॉय। अच्छा ठीक, या वो तो मेरे अपने दोस्त हैं। वो आपके दोस्त जी हैं, हाँ, ठीक, तो सही। बहुत अच्छे और वो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हरकत कर रहे हैं। सही। और उसके साथ साथ वो क्या नाम, आपका नाम तो सेम वाले तो सबा कमर जी। सर जब भी सबा कमर का नाम लेते तो कहते हैं आपका नाम तो सेम है। नहीं सर, मैंने होस्ट नहीं पूछी, मैंने एक्ट्रेस पूछी। जी हाँ। अच्छा, और एक हो गई सबा कमर एक्ट्रेस। जी जी, एक और वाली है। जी जी। और मौसीकार वो भी मेरे अपने एक हो गई शहजाद रॉय और वो सर के दोस्त हैं। और अजीज दोस्त हैं। तो स्टाइल प्लेयर उस्ताद नफीस अहमद साहब। अच्छा सही। नफीस अहमद साहब ठीक। वो भी तो उसके साथ भी मैं बजाए तो 2 साल पहले जापान फेस्ट का मौका पर वो उसके साथ कोलैबोरेशन अच्छा, किया। सही। जी हाँ। तो और खाना तो ये नो चेंज, चपली कबाब। चपली कबाब, चपली कबाब। चपली कबाब, और ये जो सीजन है इसमें तो बहुत मजे की लगती है चपली तो कबाब। पर्सनल रात मैंने पकड़ा चपली कबाब ऐसे खुद बना के। ओह गॉड। अच्छा चलो जी, वो रेसिपी जो है ना फिर वो मैं बाद में पूछूंगी कि भाई वो खुद बने हुए जो चपली कबाब है ना वो कैसे। इसके अलावा बाहर का जो कराची का फूड है, लाइक जैसे फूड स्ट्रीट्स है कराची में, वो बेसन की तरफ है या और बहुत सारी है, हलीम है, बिरयानी है, कोफ्ते हैं, ये सारी चीज़ें वो आप ट्राई की हैं, जाते हैं कभी? क्यों नहीं। अच्छा, जो सबने माने की कोशिश किया। सही। हलीम भी है, हलीम, और क्या नाम वो कराची बिरयानी और कोफ्ता भी है। सर बंस रोड की फूड स्ट्रीट आपने कभी विजिट किया? बंस रोड की फूड स्ट्रीट? हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ का कुछ पसंद है आपको? जी हाँ। तो लेकिन फूड स्ट्रीट पहली बार मैंने फूड स्ट्रीट किया तो लाहौरी का फूड स्ट्रीट तकरीबन 25 साल पहले का। अच्छा अच्छा। तो ये तो शायद पाकिस्तान सरजमीन में सबसे पहला फूड स्ट्रीट थे लाहौर में, अनारकली के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। कराची, जब मैं कराची आ गया तो बिल्कुल समझ आ गए कराची में भी फूड स्ट्रीट मौजूद है। कराची में फूड स्ट्रीट, यस यस यस। हाँ तो सही। मेरे अपने दोस्त के साथ। अच्छा सही। अच्छा सर ये बताएं, चलिए फूड की बात तो गई, थोड़ा सा दोबारा से जो है ना वो कल्चर की बात करते, फेस्टिवल की बात करते जो अभी जापानीज़ फेस्ट होने जा रहा है, इसमें आप सिर्फ ये सिंगिंग कर रहे हैं या कुछ और भी कोई आपका पार्टिसिपेशन है, कैरेक्टर वगैरह कुछ ऐसा कुछ प्ले कर रहे हैं या क्या है, कुछ है सर ऐसा? जी, तो ये मौसीकी की कॉन्सर्ट में मैं सैक्सोफोन बजाऊंगा और गिटार बजाऊंगा और हारमोनिका भी। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो नाचना नहीं करूँगा। राइट। असल में मैं डिप्टी कॉन्स्टिट्यूशनल नायब कॉन्स्टिट्यूशनल की हैसियत से ये मैनेजमेंट भी मुझे करना है, ये इंतजामात। इसी वजह से इसी दिन में तो शायद बहुत मसरूफ होगा। हाँ बहुत बिजी होंगे, ऑब्वियसली एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी चीज़ें अरेंज करना और फिर सिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल, एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी को मेक श्योर करना, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई इस जापानीज़ फेस्ट के लिए कि ये जो है। अच्छा, और खाना भी मिलेगा, जापानी खाना भी मिलेगा। बिल्कुल सर का फेवरेट जो है वो चपली कबाब जो है वो भी वहाँ पर मौजूद होगा। और यू नो आई थिंक ये बड़ा अच्छा और ग्रेट फेस्टिवल होने जा रहा है। सर मैसेज दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को, और आपको इतना पसंद करते हैं, इतना बार बार पूछते हैं आपके बारे में सोशल साइट्स के ऊपर, और जो यूथ है उसको मैसेज दे दीजिए हमारे प्लेटफॉर्म से। यूथ, आपने बहुत अच्छी बात जिक्र किया आपने जी। तो ये हमारी जापान फेस्ट का मकसद तो बिल्कुल यही है। पाकिस्तान बहुत यंग कंट्री, जापान से बिल्कुल मुख्तलिफ, जापान एज है ना, तो बुजुर्गों बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी आबादी तकरीबन 70% यूथ पर मुश्तमिल है। तो ये यूथ के लिए ये जापान को और मालूम करना, तो इसी वजह से ये मकसद तो सबसे बड़ा मकसद तो यही है। जापान फेस्ट का मकसद यूथ से तो नौजवान आएंगे, ऐसा
हाँ बिल्कुल, नौजवान आए और शिरकत बुजुर्गों के साथ साथ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये ना हो कि आप अकेले आ रहे हो, बिल्कुल ऐसा ना हो, उनका मतलब ये नहीं है। नौजवान आए, बुजुर्गों के साथ साथ आए और बिल्कुल शिरकत करें। और इसके अलावा भरपूर तरीके से जैसे आप लोग जाते हैं वहाँ पर जाएं और देखें, विज़िट करें कि कल्चर क्या है। और बहुत सारे लोग जो है हमसे पूछते हैं कि भाई आप जापान के बारे में बताएं कि वहाँ पर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो उसके लिए आज हमने आपको बताया कि एक बड़ा ज़बरदस्त ये कल्चर फेस्ट होने जा रहा है, तो गो एंड एंजॉय देयर। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि सर हमारे शो पर आए, अपना कीमती टाइम निकाल के। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। अपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब सर्दियां हैं और इन सर्दियों में अगर आप जाते हैं जब शॉपिंग करने के लिए तो क्या चीज़ें ख़रीदते हैं? सबसे ज़्यादा वैसलीन और स्किन केयर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स, और उसमें हज़ारों रुपए हो जाते हैं खर्च। और ये करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि स्किन की केयर करनी है, ड्राइनेस है, वरना फिर पैचेस बन जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। और फिर वो 5 से 6 हज़ार रुपये में ख़रीदा जाने वाला जो लोशन होता है वो 10 से 12 दिन या 20 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। एंड अगेन फिर उस लोशन को लाना पड़ता है। और कुछ लोग बहुत जल्दी जिनकी फैमिली बहुत बड़ी होती है तो वो डिफरेंट अलग अलग अपनी स्किन टाइप से रिलेटेड जो है वो ये लोशन ख़रीद रहे होते हैं। तो अब आप लोशन को कह दें बाय बाय, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त सा सोल्यूशन जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपने करना ये है कि लोशन को कहें टाटा बाय बाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन दिन भर सॉफ्ट रहे, नरम रहे, रिफ्रेशिंग रहे, ताजगी का एहसास हो, बिल्कुल भी इचिंग नहीं हो और ग्लो भी आए, तो आपने लेना है एलोवेरा। अब आपने एलोवेरा लेके इसका बनाना है जेल, यानी कि जब आपने एलोवेरा लिया और एलोवेरा आपने जेल बना लिया, अच्छा उसके बाद आधा चम्मच नारियल का तेल आपने डालना है। फिर उसके बाद चंद कतरे आपने गुलाब का अर्क शामिल करना है और फिर अच्छी तरह उसको मिक्स करना है। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एलोवेरा जेल, नारियल का तेल और गुलाब का अर्क, ये मिला के मिक्स करके। और बहुत सारे लोग इसको अपने तौर पर भी जितनी ज़रूरत हो उतना मिला के मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, फिर अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर नहाने के फ़ौरन बाद आपने जो आपकी जो है ना बिल्कुल ऐसी स्किन होती है जो थोड़ी थोड़ी वेट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसके ऊपर आपने जो है लगाना है। और फिर पूरा दिन की आपको नमी और नरमी और चमक जो है वो मिलती रहेगी। अच्छा, अब इससे होगा क्या कि कुदरती चमक जो है ना, कुदरती ग्लो वो आ जाएगा। और जब ये कुदरती ग्लो आ जाएगा तो फिर आप देखें कि आपकी स्किन जो है वो हो जाएगी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक रिसर्च आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। और ये रिसर्च है कि भाई नींद ना आने की क्या वजूहात होती हैं और क्या होता है कि लोगों को नींद नहीं आती। इसकी कई सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों को खून की कमी होती है, कुछ लोग इंसोम्निक होते हैं, कुछ लोगों को स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, स्ट्रेस प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं, इस वजह से भी उनका जो मैदा है उनको डिस्टर्ब करता है, डकारें आती हैं, कंजेशन होती है, घबराहट होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो नहीं सही से सो पाते। लेकिन इसकी एक और रीज़न भी होती है। नींद ना आने की वजह जो है वो आँखों के नीचे आपका जो पानी होता है, जो वाटरी आइज जिसको कहलाती है ना, वो हो जाती हैं। अब आँखें आपकी फूलने लगती हैं, सुबह आंखें ज़्यादा ख़राब और सूजी हुई दिखाई देती हैं। अच्छा जी, फिर क्या होता है कि ये जो स्याह हल्के हैं, अब ये आपकी खूबसूरत आंखों के लिए ना एक फ़िक्र बन जाते हैं कि भाई अब क्या करें। तो लोग बहुत सोचते हैं, तो अपने तमाम तर ख़यालात को रखें बालाए ताक। और आपने क्या करना है, आपने इसके लिए ये करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आंखों की सूजन, डार्क सर्कल, नींद ना आना, इन तमाम तर मसाइल से आप निकलना चाहते हैं, तो आप मोबाइल स्क्रीन को कर देंगे बाय बाय, यानी आपने अपना डिजिटल डिटॉक्स करना है। अच्छा, फिर जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं आपने उसको एक ख़ास टाइम पर इस्तेमाल करना है। इससे पहले भी मैंने आपको पूरा दिन थ्रू आउट ये फार्मूला बताया था कि आपने 20-20-20 का फार्मूला जो है वो याद रखना है। कैफ़ीन से पाक चाय पीनी है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है जैसे कैमोमाइल टी होती है ना, वो आप पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंखें सूजी हुई हों तो एक ठंडा जो है वो आपने चमचा रखना है फ्रिज में उल्टा करके, और फिर आपने उसको आंखों के नीचे भी उल्टा कर ही रखना है। यानी एक चमचा लें, उसको फ्रिज में रख दें, उसको ठंडा कर लें, फिर उल्टे तरफ से जो उसकी दूसरी साइड है वो आंखों के नीचे लगाएं। उससे भी आपकी सूजन जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद आंखों के नीचे जो आप कंसीलर लगाते हैं जिस तरीके से, उस तरह से आपने उसको वहाँ पर
रब करना है या उस तरीके से आपने उसको वहाँ पर लगाना है। तो ये सूजन को छुपाने में मदद करेगा और नाक से आंखों तक आपकी चमक भी बढ़ाएगा। और इसकी एक और बड़ी अच्छी रेमेडी भी है कि अगर आपकी आंखें जो हैं वो सूजी हुई हैं और आपको लगता है कि जी आंखों के नीचे बहुत सूजन है, इसको पफ़ी आइज़ भी बोलते हैं, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसके सोल्यूशन के लिए ये भी कर सकते हैं कि आप थ्रू आउट पानी अच्छा पिएं और इसके अलावा अपना यूरिन डीआर ज़रूर करा लें। कुछ लोगों की आइज़ सूजी हुई होती हैं और वो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं, जेल लगा रहे होते हैं, महंगे महंगे कंसीलर लगा रहे होते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं आंखों के नीचे, महंगी महंगी क्रीम्स ला रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखें सूजी हुई हैं नीचे से, यहाँ से, इस तरफ से, तो आप अपना ज़रूर कल्चर कराएं, अपनी किडनी चेक कराएं, अपना यूरिन डीआर जो है वो ज़रूर कराएं, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी आँखों के नीचे सूजन आ जाती है और ये फिर बाद में एडिमा, यानी जो आपकी स्किन है उसमें एडिमा क्रिएट करती है और फिर बाद में बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आंखें यहाँ से सूजी हुई होती हैं, नॉट फ्रॉम हेयर, और वो यहाँ तक आती हैं, तो दैट्स कॉल्ड आई एडिमा। तो ये भी होता है अगर सिवियर, अगर आप नहीं इसको ट्रीट करते और सिर्फ आप लोशन या क्रीम्स ही यूज़ करते रहते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बनाना सिखाते हैं हम फॉइली स्टीम चिकन। ये कैसे बनेगा, ये बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी है, स्पाइसी सी रेसिपी है। तो जल्दी से चलते हैं आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करते हैं। आपने लेना है चिकन 1 किलो, 8 टुकड़े, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है 2 खाने के चम्मच, फिर उसके बाद इमली का गूदा लेना है आपने 2 चाय के चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, फिर उसके बाद हरी मिर्च 6 अदद पीस लें, नमक हस्बे ज़ायका, चाट मसाला हस्बे ज़ायका, जर्दी का जो रंग है वो आधा चाय का चम्मच, फिर फॉइल पेपर 8 टुकड़े। तो क्या क्या हो गई जी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हो गए, चिकन हो गई, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, इमली का गूदा हो गया, पिसी हुई लाल मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, नमक हस्बे ज़ायका हो गया, चाट मसाला हो गया, जर्दी का जो रंग है वो हो गया, इसके अलावा फॉइल पेपर हो गए। अब करना क्या है, चिकन पर जर्दी का जो रंग है वो लगाकर 10 मिनट के लिए मैरिनेट करें, फिर डीप फ्राई करें। इतना फ्राई करें कि चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए, बहुत डार्क ब्राउन नहीं, गोल्डन ब्राउन। अच्छा जी, उसके बाद चिकन को तेल से निकाल कर ठंडा कर लें। अब आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, इमली का गूदा, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला और भुना ज़ीरा मिलाकर एक मसाला तैयार कर लिया। अब ये मसाला हो गया तैयार। ये मसाला जो है आपका, जो अभी आपने ये मैरिनेट किया, तैयार किया, ये मसाला चिकन पर लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें और अच्छी तरीके से, ताकि वो चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने हर पीस को अलग अलग फॉइल पेपर में लपेटना है, फोल्ड करना है और 30 मिनट के लिए उसको आपने स्टीम देनी है। उसके बाद आपका ये जो गरम गरम फॉइली स्टीम चिकन चटनी है ये तैयार हो जाएगा, यानी स्टीम चिकन जो है वो तैयार हो जाएगा और चटनी और प्याज के साथ आप इसको खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें हरी चटनी जो है वो भी अलग से बना के खा सकते हैं। तो ये जल्दी सी आप तैयार कर सकते हैं, ये झटपट रेसिपी भी है और ये सर्दियों में आपकी जो भूख है, आपकी जो एपेटाइट है उसको भी पूरा करती है, उसकी ज़रूरत को भी पूरा करती है, क्योंकि जब आप इसके पीसेस के तौर पे आप इसको खाते हैं और इसको आप सैलड के साथ खाते हैं, बहुत सारे लोग इसके लिए मुख्तलिफ चटनियाँ भी रखते हैं। और इसके साथ साथ जिनको वज़न का प्रॉब्लम नहीं है, जो डाइट पर नहीं है, वो यूजुअली ये करते हैं कि वो फ्राइज़ भी जो हैं, पोटैटो फ्राइज़, वो भी इसके साथ जो है वो रख लेते हैं। और कुछ लोग जो है ओरिएंटल सा भी बना लेते हैं, थोड़ा सा सालन भी रख लेते हैं और राइस भी रख लेते हैं और उसमें भी मिक्स करके खाते हैं। तो ये भाई हो गई हमारी रेसिपी ऑफ द डे। अभी शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नहीं, बल्कि ब्रेक का वक्त क्यों है, अभी तो हमने आपको ये भी बताना है कि आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खुराफात के हवाले से, कुछ ऐसे वहमों के हवाले से, कुछ ऐसे तोहमात के हवाले से जो कि हमारे माशरे में आम है। जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई, जैसे कि भाई अच्छा किसी के दुपट्टे पे कोई चीज़ लग गई, अच्छा जी उल्टी आँख फड़क रही है, अच्छा बिल्ली बार बार घर में क्यों आ रही है, रास्ते में जो है वो अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई है, या रास्ते में अगर कोई ब्लॉकेज है तो देखें ये तो बड़ी बदशुगनी हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो ये पाम होती है, हथेली होती है, इस पर अगर खुजली हो रही है, अगर उल्टे हाथ में जो है वो खुजली हो रही है तो लोग कहते हैं पैसे जाएंगे। अगर सीधे हाथ में जो है वो आपको फील होता है कि जी आपको यहाँ पर खुजली हो रही तो लोग कहते हैं पैसे आएंगे। इसके अलावा ढेर सारे ऐसे तोहमात, ऐसे वहम है, रात में झाड़ू ना लगाएं, रात में आप
जो है वो नहाएं भी ना, रात में जो है वो आप कंघी ना करें। इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। बार बार कुछ ऐसी चीज़ें होना कि कोई ग्लास टूट गया, कोई बर्तन टूट गया तो जी चलें बला टल गई, कोई बला आ रही थी वो टल गई। इसकी क्या हकीकत है और क्या इसकी रियलिटी है, इस पर बात करने के लिए मुफ्ती खलील रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक है मुफ्ती साहब, ये मैंने पूरा एक तरह का अपने इंट्रो में बताया कि ये सारे जो है लोगों को वहम होते हैं या लोग इस तरह की बातें करते हैं। न सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं बल्कि ख़ुद भी जो है वो इस तरह की बातें करके इसको इन तमाम तर चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं और फिर दूसरे भी उनको देख के फॉलो कर रहे होते हैं। क्या हकीकत है इन तमाम तर चीज़ों की? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर किस्म की बदशुकूनी जो है वो इस्लाम में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, और जिसको उमूमी तौर पे अवामुन्नास की ज़बान में वसवसात कहते हैं। यानी ऐसे वसवसात के जिसका ताल्लुक़ ना कुरान से हो, ना हदीस से हो, और ना ही किसी की फ़िक़्ह की किताब से हो, और जिसका ख़ुलासा ये है कि मतलब ऐसे वसवसात जो बिल्कुल मनगढ़ंत होते हैं, मतलब जो ख़यालात होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब खुद सोचते रहें कि ऐसे नहीं सोचें तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लिया तो वैसा हो जाएगा। हालांकि इन तमाम तर चीज़ों की मुखालफत इस्लाम ने बरसों बरस पहले ही कर दी थी, और इस तरह की बहुत सारी वसवसात होती हैं। अक्सर व बेशतर लोग ये भी समझते हैं, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र कर ही दिया कि काली बिल्ली रास्ता काट देती है तो मसले मसाइल बन जाते हैं, जादू हो जाता है। यहाँ तो काली बिल्ली तो रास्ता बाद में काटेगी, पहले तो इंसान ही एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वही काफ़ी है। तो काली बिल्ली रास्ते काटने से कोई असर वसूख होना भी नहीं है। और फिर इसी तरीके से लोग ये समझते हैं यार उल्टी आँख फड़क रही है, तो भाई जाहिर सी बात है धूल मट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है तो आँख तो फड़केगी ना। आँख में जब मट्टी जाएगी तो आँख तो उछलेगी, चाहे वो सीधी हो चाहे वो उल्टी हो। अब ये मट्टी धूल क्यों उड़ रही है, अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी मामलात हैं हुकूमती सतह के। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि सूरत हाल ये है कि फिर जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो अचानक हमारा पैर मुड़ जाता है। हम समझते हैं यार हम पे कोई बला आ गई है, यार मैं यहाँ किसी गलत जगह से गुजर गया हूँ, ये रास्ते पर जा रहे हैं यहाँ कोई जिन्नात के असरात थे। अबे भाई यहाँ तो खड्डा है ना, जब खड्डों की फिलिंग कर देगी केएमसी तो आप नहीं गिरेंगे, जब आप नहीं गिरेंगे तो कोई वसवसात भी नहीं है। तो फिर इसी तरीके से बहुत सारे, आप दरख्त के नीचे बैठे हैं थोड़ी सी देर, तो फिर उसके बाद आप घर जाकर सो जाते हैं तो आपको ख्वाब में बहुत ज़्यादा वसवसात नज़र आ रहे होते हैं, दरिंदे हशरातुल अर्द नज़र आ रहे होते हैं। तो आप ये समझते हैं कि यार मैं दरख्त के नीचे बैठा था, यार मुझ पर असरात हो गए। तो अब क्या हम ये समझेंगे कि दरख्त को काट दें? भाई दरख्तों को पानी डालें, खुशनुमाई दें। अब ये पानी डालना भी केएमसी की जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है जब वो पानी डालेंगे, जब वो ठंडक देंगे तो आपके दिमाग में भी ठंडक पहुँचेगी, तो फिर आपको अच्छे ख्यालात नज़र आएंगे। तो फिर ये बदशुकूनियाँ खुद ब खुद दूर होती हुई हमें नज़र आएंगी। अच्छा, घरेलू मसले मसाइल के हवाले से इसमें अक्सर जो है सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार है हमारी ख़वातीन का है। अच्छा, उनको एक मौका चाहिए होता है किसी भी चीज़ का कि भाई वो बच्चा इस तरह आ रहा था, वो आते आते ऐसे गिर गया, तो लिहाजा जो है वो काला कपड़ा लाएं, सफ़ेद कपड़ा लाएं। तो मार्केट में हम जाते हैं तो काला कपड़ा ही महंगा मिल जाएगा। फिर अगर हम वो कहेंगे नहीं यार काले बकरे का सदका दें, तो वो सदक़े के लिए सबसे पहले हम जाते हैं मंडी में तो काले बकरे का ही रेट सबसे ज़्यादा है। तो ये बदशुकूनियाँ हमारी महंगाई की तरफ भी हमें लेकर जा रही होती हैं। अच्छा। जिसका खुलासा ये है कि मतलब एक चीज़ 10 रुपए की है तो अगर हमने उसकी बढ़ाओ तड़ाओ और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड पैदा कर दी है तो वो खुद ब खुद 20 रुपए की हो जाती है। अब आम बकरा आप खरीद लें तो वो आपको बामुश्किल 10,000 का मिल जाएगा सदक़ात के हवाले से। लेकिन जब आपने डिमांड कर दी कि नहीं काला ही बकरा चाहिए हमें, तो व्यापारियों के पास तो बहुत आसान मसला है, वो 50 रुपए की काली मेहंदी लेंगे, सारा उसके ऊपर मसल देंगे और दूसरे दिन वो खुद ही काला हो जाएगा। तो हमारी बदशुकूनी इस अंदाज में है कि हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि हमें कोई अकल नहीं है, कोई सेंस नहीं है, हमें कोई शऊर नहीं है। इस्लाम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है लेकिन हम वो सीखना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई ऐसे औरादो वज़ाइफ बता दिए जाएं कि हम पर नोटों की बरसात हो जाए। भाई ऐसा वजीफ़ा होगा तो सबसे पहले हम भी तो पढ़ेंगे, नोटों की किसको ज़रूरत नहीं है। तो बदशुकूनियाँ इस तरह लोगों के अंदर पैदा हो रही होती हैं जिसकी बुनियाद ये होती है कि हम दीन से दूर हो गए। और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जब घरेलू मामलात होते हैं, इख्तिलाफ़ात, बिल्कुल घरेलू मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, पूछते हैं कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम सलाम, याहिया बात कर रहा हूँ।
मुफ्ती साहब को बहुत सलाम और वालेकुम यकीनन इन्होंने सलाम। बहुत वजाहत की है। देखिए हमें अल्लाह का शुक्र है कि इनके अकायद बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये हमें सही समझा रहे हैं। जी। लेकिन मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये कि लोग तो बदअकीदा हो ही जाते हैं, लेकिन इनको बकीदा करने वाले लोग भी बहुत मौजूद हैं। अब कुछ हजरात ऐसे होते हैं कि जो आप इनके पास जाएं, वो आपको एक ये अक्सर किसी मसले में जाएं या घरेलू नाचाकी की बुनियाद पे भी जाएं, तो वो कहते हैं कि जी फला नहीं करा दिया, फला नहीं करा दिया, हम इसका तौर तुम्हें बताते हैं। अब होता ये कि हम ये नहीं सोच रहे होते कि हम अपने ईमान और अकीदे से जाते हैं। अल्लाह ही नफे नुकसान का मालिक है, वही बेशक। करता है। अब काली बिल्ली या पीली बिल्ली अब इतना हमारा कमजोर हो गया कि हम बिल्लियों पे मतलब उस पर यकीन करने लगे। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है मुफ्ती साहब कि ये जो अकीदा है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और अपने अकायद को हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं, और ये जो लोग बैठे हुए हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको हम कैसे, इनसे कैसे हम वो कर सकते हैं, निजात कैसे हाल कर सकते हैं, ये मेरा सवाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। मुफ्ती साहब उनके सवाल देखें, कॉलर ने भी बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए मुनासिबत यही है इसी बात की है कि जब कोई भी हमारे पर कोई बीमारी लाहिक हो जाए या हमारी अपनी ज़ाती कोताहियों की वजह से हो जाती है, हम लोग बद परहेजियाँ बहुत करते हैं। तो बाज़ औक़ात वो गुर्दों पे, सीने पे, हर जगह इन्फेक्शन फैल जाता है, तो हम समझते हैं यार किसी ने जादू कर दिया, किसी ने जो है ना सिफलियात का अमल कर दिया। अब फिर जब हम उन मुताल्लिका लोगों के पास जाते हैं तो वो तो फिर और मज़ीद बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि इंसान की जो भी सूरत हाल होती है, जब वो खुद ही बता देता कि भाई मैं इतने दिन से तो फलाना बंदा पीछे रहा, यार आपके पीछे ना 2 औरतें लगी हुई हैं, उनका नाम फलाने हर्फ से आता है, तो फिर और मजीद सेंस पैदा हो जाता है उसमें कि हाँ यार इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो वो उसी में समझ के जो है ना वो पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर हम गुमराहियत की तरफ चले जाते हैं। फिर हम अपने इस्लाम को जो अमल है ना, हमारा दीन है, हम उस पर अमल नहीं करते। हमें चाहिए अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करें हम जो है कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करें, हम उसका तर्जमा पढ़ें, हम उसकी तफसीर पढ़ें, उसको समझने के लिए फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर हमें मालूम नहीं है तो हम अहले इल्म से दरियाफ्त करें। लेकिन हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। जहाँ बात दीन की आती है तो लोग जो है ना उससे मुनहरिफ होते हैं, हमें भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब बात रूहानियत की आए, जादू की, असरात की, कि फलाने ने आप पे ऐसे करा दिया हो, तो फिर थोड़ा लोग सिमट के करीब आ जाते हैं, मतलब उसको ज़्यादा तवज्जो से सुन रहे होते हैं। और हमारे इस मौजू को भी लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो से यकीनन हाज़रीन सुन रहे होंगे, क्योंकि ये उनके मतलब की बात है। और जब मतलब की बात नहीं हो तो फिर मज़हब ही नहीं आता है। बातें जो रोज घरों में हो रही होती हैं कि जी ठीक है, अगर छोटा बच्चा है और उसके मुंह से जो है वो राल आ रही है तो लोग कहते हैं कि जी उसके वालिद साहब के पास जो है वो पैसे आएंगे। अगर जो है वो घर में इस तरह की कोई बर्तन टूट गए तो वो कहते हैं जी ये जो है बड़ा कोई बला आ रही थी तो वो टल गई है। तो ये सारे जो चीज़ें होती हैं और ये आम तौर पर ये घरों में ये बातें की जाती हैं, रोज़ाना की जाती हैं कि जी ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। इस हवाले से जो आप घरेलू हवाले से बात कर रहे थे, मुफ्ती साहब से बताएं। देखिए घरेलू मामलात के हवाले से वो यही होता है कि हमारी अपनी ज़ाती गलतियाँ होती हैं, हमारे अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात होते हैं, फिर हम एक दूसरे से नफ़रतें कर रहे होते हैं और एक की गलती की वजह से इतने सारे लोगों को सज़ा मिल रही होती है। तो उसकी फिर बुनियादी वजह ये होती है कि फिर लोग तरह तरह के तरफ चले आते हैं, कोई कहाँ कोई गुमराहियत की तरफ, कोई कहाँ, तो फिर वो यही बातें आ जाती हैं। फिर सबकी अपनी अपनी बीवियाँ होती हैं तो वो एक दूसरे के साथ कान भराइयों में सिलसिला शुरू होता है कि जनाब ये तो फ़लाना जादू करवा रहा है, उसने ये असर करा दिया, देखा पहले आप बिल्कुल सही थे अब आप बदलते जा रहे हैं, पहले आप ऐसे नहीं थे अब ऐसे हैं, पहले आप जल्दी घर पे आते थे अब देर में आ रहे हैं, अब वो उनका मोबाइल भी चेक किया जाएगा कहीं और तो नहीं लग गए, फलाना तो नहीं हो गया। तो ये बदशुकूनियाँ हमें इस हद तक ले जाती हैं कि बसे बसाए घर हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि ये घरेलू नाचाकी लोग पैदा करवाने की कोशिश करते हैं ना, जो ख़वातीन होती हैं या आमतौर पर घर में जो बातें हो रही होती हैं कि भाई हमारे घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े अगर किसी के घर में हो रहे हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या बहन भाई हैं या उनके दरमियान बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, तो कोई ना कोई उनके दरमियान ऐसा कुछ कर रहा है। ये बातें नॉर्मली घरों में हो रही होती हैं। चलिए जी, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा वहम होता है, लोग बहुत ज़्यादा जो है वो खुराफात में मुब्तला हो जाते हैं, वसवसे लोगों को तंग करते हैं। मतलब अभी मुझे जब हम ब्रेक के लिंक में थे तो मुझे शुमाइला ने बताया कि हमारी जो टीम मेंबर हैं शुमाइला, उनकी तरफ कुछ शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो कि रात के वक्त में जो सुई होती है, यानी जो सिलाई मशीन में डलती है या सुई जिससे आप सीते हैं, सिलाई करते हैं, वो नहीं बेचते। और उसकी रीज़न उन्होंने बताई कि वो ये कहते हैं कि रात में हम अगर सुई बेचेंगे तो हम अंधे हो जाएंगे। मतलब इस तरह के खुराफात हैं, इस तरह के जो हैं लोग वहम लेके जो है वो साथ साथ चल रहे होते हैं। घरों में कोई ना कोई जानवर पाल रहे होते हैं कि अगर कोई बला आएगी तो उस पर चले जाएगी,
मुफ्ती साहब ज़रा इस हवाले से बताइएगा, इसकी क्या हकीकत है और ये देखिए हदीस क्या मुबारक चीज़ें हैं में इस तरह वाज़े से कि तौर पे इतने वसवसे मौजूद डाल है देती हैं? जी। कि उल्लू है या कोई बला है, ये किसी भी किस्म का, तो इसका मकसद ये है कि जो खराफात हैं और बदशुकूनी है, इसका ताल्लुक़ इस्लाम से, दीन से नहीं है। अब इसी तरीके से आप कह रही कि सुई नहीं बेचें और फिर लोग कहते हैं रात में झाड़ू नहीं दें, तो ये मसले मसाइल हैं, तो आफात मुसीबत आ सकती है, तो जो है वो इस तरह हो जाता है। बाज़ औक़ात लोगों में ये भी बड़ा मशहूर है कि मंगल के दिन कपड़े ना काटें नहीं तो चोरी हो जाएगी, तो मंगल वाले दिन तो फिर दर्जी दुकान बंद करके घर चला जाएगा, उसको फिर रोज़ी रोटी कौन देगा फिर। हाँ वैसे क्यों तो फिर टेलर बहुत क्यों फिर सारी ये मंगल को सारी सिलाई कर रहा है? बदशुकूनियों की वजूहात यही है कि मकसद कि हम दीन से दूर हैं, हमें कुरान और हदीस हम भूल गए हैं, हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें। वो कहीं भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसा नहीं लिखा हुआ, ना ही किसी कोई ऐसी हदीस है कि जिसमें इस तरह की बातें लिखी हों कि आप इस तरह करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, अगर आपने ऐसे कर दिया तो ऐसे होगा। इन सब चीज़ों की जो है वो तरतीब है, इन सब चीज़ों को मुस्तरद किया गया है, इन सब चीज़ों से दूर रहने के बाद ही तो इस्लाम आया है। ये सब ज़माने जाहिलियत की बातें हैं और ये सारे तौर तरीके ज़माने जाहिलियत के हैं, और जब इस्लाम आया तो सब उजाले ही उजाले हो गए। तो लिहाजा यहाँ बताने का मकसद भी यही है कि दिन में कोई काम नहीं करें तो रात में ऐसा हो जाएगा, रात में अगर आपने कर लिया तो दिन में आपके सारा दिन ख़राब हो जाएगा, आपने अगर सुबह उठते ही काले रंग को देख लिया तो सारा दिन आपका ख़राब हो जाएगा, और अगर आपने रात के औकात आपने किसी फूल को हाथ लगा लिया तो कोई परी आप पर जो है ना वो हाजिर हो जाएगी। तो भाई इस तरह की ये सारे मामला सब बदशुकूनी है और ये सारे हमारे जहनी वसवसात हैं। हदीस मुबारक में कहीं भी ऐसा मौजूद नहीं है कि अगर हम इस तरह करें तो ऐसा हो जाएगा। वाज़े तौर पे हदीसों में ये मौजूद है कि इस्लाम ने तमाम तर जितनी भी ज़माने जाहिलियत की जो खुराफात थी, जितनी भी मामलात थे, उन सब को मुस्तरद कर दिया, ख़त्म कर दिया। हमें दुरुस्त इस्लाम पर अमल करना चाहिए, और दुरुस्त इस्लाम पर जब हम अमल करेंगे तो हमारे वसवसात भी दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहाँ तक बात है ना कि घरेलू मामलात की, के लोग घरों में जो है इस तरह के वहम का शिकार हो जाते हैं, काली बिल्ली आ गई, रात में झाड़ू लगा दी तो आपका रिस्क जो है वो कम हो गया, या फिर आपने जो है वो कोई जानवर नहीं पाला हुआ तो भाई आपके घर की कोई मुसीबत है तो वो कैसे टल जाएगी। तो इस हवाले से बात होती है। वहीं लोग जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके हवाले से भी खुद ही प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। मुफ्ती साहब जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके अगर डिम्पल पड़ते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं ये जी बड़ा लकी है, जिनके डिम्पल पड़ते हैं वो बड़ा जो है ना लकी होते हैं, वो बड़ा आगे जाते हैं। किसी के बर्थ मार्क है घर में, किसी बच्चे के कोई पैदा हुआ है, तो वो कहते हैं देखिए जी ये तो इसकी खुशकिस्मती की अलामत है। तो इनकी क्या जो है वो हकीकत है? नहीं, इनकी भी कोई हकीकत नहीं, इनका भी कोई जिक्र ना कुरान में ना हदीस है। ये बस ये लोगों ने अपनी तरफ से बनावटी बातें की हुई हैं। मतलब हर तरीके से लोग ये समझ लेते हैं कि भाई इसी तरीके से बच्चे का अगर कोई निशान हो, ये एक बात होगा। ऐसा भी बड़ा मशहूर है कि किसी के सीधे हाथ के ऊपर काला तिल का निशान हो तो बड़ा हो के वो मालदार हो जाएगा, और अगर उल्टे हाथ में हो तो बड़ा हो के वो रुसवा हो जाएगा। तो जिसका उल्टा हो या सीधा हो, या तो सारे काम ही उल्टे हो रहे हैं, तो फिर वही बात है ना, जब आप लेफ्ट आएंगे तो ई चलानी होगा, राइट आएंगे तो दुरुस्त काम होगा। तो हमारे सारी वही खुराफात हैं कि जिसका मकसद हम यही समझते हैं कि भाई ये दीन ने हमें ये सिखाया है कि हम जो है आयत मुबारक पर अमल करें और कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल पैरा होकर चलें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 500 से ज़ायद मकामात पर नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। कितने? 500 से ज़ायद, यानी किसी एक चीज़ का जिक्र एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 500 से अकीमिस सलात, नमाज को कायम करें। लोग कितनी मरतबा नमाज को कायम कर रहे हैं, कितनी मरतबा लोग जो है वो दुरुस्त इबादत और मामलात और अखलाकियात को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में अदा कर रहे हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इन खुराफात पर आ जाएँ, जब इन मसले मसाइल पर आ जाएँ, तो एक से बढ़कर एक हमें मिल रहा होगा, वो हमें ऐसे वसवसात डालेगा, ऐसी गुमराहियत की तरफ लेके जाएगा कि हमारा जहन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा वाकई ये जो कह रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। कहने वाले और देखने वाले का भी तो हम स्टेटस देखेंगे कि आया ये आलिम है, आया ये मुफ्ती है, काजी है, इमाम है, बाशरा है, या कोई मजहबी स्कॉलर है, या दीन की इतनी मालूमात रखता है, जो ये मुझे बात बता रहा है ये कुरान और हदीस की रोशनी में भी है या नहीं है, या ऐसी बनावटी बातें। तो हम ये इन चीज़ों को यूं नहीं देखते कि हम हमारे पास खुद ही हमारा स्टेटस नहीं है, तो जिनका स्टेटस नहीं है वो भी स्टेटस लगा रहे होते हैं। तो यहाँ भी वही बात आ जाएगी कि मकसद ये कि हम दीन से दूर हैं, तो हमें दीन समझने के लिए भी कासिर होना पड़ेगा। यानी हमें जब यही नहीं मालूम कि हमें दीन सीखना किससे, तो फिर यही होता है कि रात में हम होटल पे जाके बैठते हैं, कुछ बातें पान वाले से सीख लेते हैं, कुछ वाले चाय वाले से सीख लेते हैं, और कुछ बातें जो है ना वो मालिश करने वाला होता है वो बता रहा होता है हमें। अब तो चाय खाने के जो होटल्स वगैरह हैं वो भी उस पर भी हाँ, उसके ऊपर भी महंगाई का तोड़ बिल्कुल ऐसा हो गया कि उनकी भी सारी कुर्सियाँ वगैरह सब लेके आ रहे हैं। हमारी एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से?
वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। सबा माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप मिलना शो कंडक्ट करती हैं। मैंने Thank you. आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अली साहब को भी बुलाइएगा, वो किस दिन आप पूरी कर रही हैं रिक्वेस्ट? चलें ठीक है, बिल्कुल ये हमारी टीम और जो है उसने मेरा सुन लिया सवाल- होगा प्रोड्यूसर ने, तो डेफिनेटली वो ज़रूर जी, फिर उनको कॉल करेंगे। मेरा जी जी सवाल भी है मुफ्ती साहब से। एक तो प्लीज ये बता दीजिए कि क्या कहते हैं, जो जादू वगैरह किया जाता है या अमलियात किए जाते हैं जिस्म जकड़ने के लिए किसी का, उसके लिए कोई इफ्तार पढ़ने के लिए जरूर बता दीजिए, और उसकी काट के लिए क्या पढ़ा जाए कि वो खत्म हो जकड़न जिस्म की। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जादू की कार्ड के जी, लिए। उसके लिए तो आप ये करें, मुआवज़तैन पढ़ें। हाँ। दोनों सूरत मुबारक, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें, और हर नमाज के बाद पढ़ें, 11-11 मरतबा पढ़ें, और पानी पे दम करें और पानी पे पिएं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको शिफा भी मिलेगी। हाँ। जादू है, सिफलियात है, बदअमल है, इंशाअल्लाह इससे रफ़ा दफ़ा होगा, और इससे वैसे भी आपको नेकियां मिलेंगी। आप सवाब की नीयत से पढ़ें, और इस नीयत से भी पढ़ें कि सिर्फ मेरे पे ही नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पे सब घर वालों को भी मिलाएं। इसकी हुसूल बरकत ये होगी ना कि जब हम कुरान मजीद की तिलावत बुलंद आवाज़ से करेंगे तो घर में भी बरकत होगी, और फिर हमारी रोज़ पढ़ने की रूटीन में भी शुमार होना चाहिए। सिर्फ हम एक ही मकसद के तहत ना पढ़ें, फिर उसके बाद जब हम सही हो जाएं तो फिर हम छोड़ दें, ऐसा ना करें। हमें चाहिए कि हम मुस्तकिल मिजाजी के अंदर लेकर आएँ। हमें चाहिए कि हम रोज़ कम से कम एक रुकू ही पढ़ें, उसको तर्जुमे से पढ़ लें, सही। और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमें कम से कम पता भी तो चले कि जो हमने पढ़ा है इसका मकसद क्या है, इसका खुलासा क्या है, तो फिर हम खुराफात से भी बचेंगे और बदशुगुनियों से भी बचेंगे इंशाअल्लाह। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जितने खुराफात होते हैं या ये बदशुगनियों का घर में बताया जाता है कि भाई रात में झाड़ू नहीं देनी है या इस तरीके से नहीं करना है, उस हवाले से अभी हम मज़ीद भी बात करेंगे, और मज़ीद भी ऐसी चीज़ों का जिक्र करेंगे जो कि यूजुअली रोज़ाना घरों में कही जाती हैं, ये बताई जाती हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम जिक्र कर रहे हैं उन वहमों का, उन तमाम तर खुराफात का, वो वसवसों का जो कि घरों में रोज़ाना डिस्कस हो रहे होते हैं। अब इस तरह के भी मामलात होते हैं कि जी कोई छोटे घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसका जूता लेकर वो रक्शे पे या किसी गाड़ी पे, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, किसी पे वो लगा लेते कि जी जो काम वो कर रहे हैं उसमें नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा कि अगर किसी ने आप पर जादू करा दिया है तो जो ऊँट की हड्डी है वो आप रख लें, तो और जैसे घोड़े की जो नाल होती है वो लोगों ने दरवाजे पर लगाई होती हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना, कोई पौधा ले आते हैं। फिर मनी प्लांट के हवाले से कहा जाता है कि जी मनी प्लांट जो है वो आप घर में रख लें तो वो पैसे आते रहते हैं, तो वो जितनी उसकी जो बेल है वो इन्हेंस होती रहती है, तो उस हिसाब से जो है वो पैसे आते रहते हैं। मुख्तलिफ ऐसे दरख्तों का जिक्र होता है कि आप ये रख लें तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। तो ये ज़रा बताएं तमाम तर चीज़ों। देखें, ये बदशुकूनी है, तमाम चीज़ें इंसान के अपने ख़यालात हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो होता है हुक्म खुदा में ही होगा, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। ये बस लोगों के, हर किसी के ना एक अपना अपना एक नज़रिया बन जाता है। अक़ीदा देखें अलग होता है, नज़रिया अलग होता है, तो लोगों का एक अपना सेट माइंड बन जाता है, जिसको लोग उर्फ़ आम में कहते हैं, तो उसको कहते हैं नज़रिया। मतलब यार मेरी ये यकीन है इस बात का कि अगर मैं ऊँट की हड्डी को अपनी छत पर रखूँगा तो मेरे पे कोई जादू और असर नहीं होगा, और ऐसा होता भी है, उसको नहीं होगा असर। उसका एक माइंड सेट हो गया बिल्कुल कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहाँ से सारी ये तो माँ की वहम जितने भी अब इस तरीके से बहुत सारी ऐसी निकलते चीज़ें होती हैं, तो वो उन्होंने अपना एक जहन बना लिया होता है ना, तो और जहन जब पक्का हो जाता है ना, तो वो फिर उसका ख्याल जो है उसके हिसाब से एक ऐसा होता है कि फिर वो उसका नज़रिया बाद में आगे जाके फिर उसका अकीदा बन जाता है वो, तो लिहाजा फिर ये गलत हो जाता है। तो ये जो दीन में खराफात जो पैदा हो रही हैं, इसका मकसद ये कि हमें दीन से दूर, हमें चाहिए कि हम अपनी छतों की सफाई करें, उसको गुस्ल दें और तिलावत करें और साफ़ सुथरी रखें हम, और परिंदों के लिए जो है ना वो हम सदक़ात करें। क्या करें, हम दाना रखें, पानी रखें। हदीस मुबारक में जब तक परिंदा दाना और पानी खाता रहेगा, जिसने डाला है उसको भी सवाब मिलता रहेगा, जिसके ज़रिए से डाला गया है उन सबको उसका सवाब मिलता रहेगा। हम ये अमल बहुत कम करते हुए नज़र आते हैं, और हम ये अमल क्यों नहीं करते कि यार वो तो फिर ऐसे ही फैल जाएगा, फिर परिंदे आएंगे, फिर कीड़े मकोड़े आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर स्प्रे करना पड़ जाएगा वगैरह वगैरह। ये आ गया बस। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? बात कर रहा हूँ रंगी टाउन से। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ, और आज माशाल्लाह आपने जो दुपट्टा लिया हुआ इसमें तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने इनसे पूछना है कि अक्सर ये मैंने देखा है, ये मेरा अपना तजर्बा है कि जब मेरी दाएं आंख फड़कती है तो को गलत खबर सुनने को मिलती है, और जब उल्टी आंख फड़कती है तो खुशी होती है। ये मैंने आजमाया हुआ है,
तो इसमें कहाँ तक ये सच्चाई है, जरा इनसे पूछ दें आप। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर, आपने कॉल की। वो ये वही बात कर रहे हैं कि जी बाएं आंख फड़कती है तो खुशी, या उल्टी आंख फड़कती है तो जी जी जी, तो इसकी ये क्या- मतलब उनका एक नज़रिया बन और वो गया कहते हैं ये ऐसा होता भी है मेरे जी साथ। हाँ, तो मतलब वो होता ही है ना कि उन्होंने अपना जहन मुकम्मल तौर पे उस पर दायम कर लिया है, जी। अपना जहन बना लिया है कि यार अगर मेरे साथ ऐसा होगा ना तो यकीनन मेरे पे बुराई आएगी, और अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ खुशहाली होगी। तो देखें ना, इंसान का जो नज़रिया जब बन जाता है तो ये याद रहे, हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसानों को उनके गुमानों के मुताबिक उनको अता फरमाता है। सही। अब यहाँ बदगुमानी का जिक्र नहीं है, अच्छे गुमान का जिक्र है। अच्छे गुमान से मुराद ये है कि हम अच्छाई को तसव्वुर करें कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसी अच्छाई हो, मेरे साथ जो है मेरे मामला दुरुस्त हों, मुझे खुशहाली मिले और बीमारियां दूर हों, मुसीबतें दूर हों, आफतें दूर हों। तो ये नीयत रखना ये अच्छा गुमान है, और जैसा हम गुमान रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला मतलब भी ये जो हमें उल्टी वैसा ही आंख का अता फड़कना फरमाता है। या सीधी आंख का फड़कना, इसकी कोई इसकी ऐसी कोई हैसियत नहीं है, ये सही। हमारा एक अपना एक नज़रिया बन गया है हर किसी भी ज़ात का, किसी भी शख्स का। और अगर वो वैसा हो जाता तो कहता देखो यार इसका असर है और वो ऐसा होता है, वो ऐसा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसका इस्लाम से भाई कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि कभी कभी अगर ये ऐसा होता है आपका ना कि कोई नजरिया हो गया कोइंसिडेंस तो हो वो जाता है। गया हाँ, वो कोई कोइंसिडेंस हो जाता है कि अगर आपने ऐसे सोचा और वैसे ही हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ उसी तरीके से है। अच्छा, ये सारे तोहमात और ये जो वसवसे होते हैं, ये सारे खुराफात होते हैं, ये आए कहाँ से हैं? ये लोगों के जहनों में कहाँ से आते हैं, या कोई वाकई इस हवाले से कोई इसके पीछे कोई बैकग्राउंड है, कोई हिस्ट्री है? इसकी हिस्ट्री ये है ना कि देखें ना, ज़माने जाहिलियत में जब माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना आता था तो उस वक्त यही आता था कि भाई उल्लू की आंखें गोल हैं तो उल्लू की आंखें काली हो गई तो लोगों के ऊपर सफ़र जो है वो हज़र हो जाएगा। तो ये उस ज़माने से है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इस दुनिया में जो है वो तशरीफ़ आवरी नहीं हुई थी। तो उस वक्त के ज़माने जाहिलियत की ये सारी जितनी भी बदशुकूनियाँ हैं अब रद्द बदल ज़माने के हिसाब से तब्दील हो गई हैं, लेकिन है मकसद वही है बदशुकूनी कि जिसका इस्लाम से, कुरान से, हदीस से, अल्लाह से, उसके रसूल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तो उस वक्त कुछ और थी ज़माने जाहिलियत की ये सारी रसूमात कि सफ़र के महीना जो है वो बहुत भारी होता था, तो उसमें इस तरह के मामलात ना करें। और फिर अब आज के दौर में क्या है कि भाई सफ़र के महीने में सफ़र नहीं करो तो सफ़र आप पे महंगा पड़ जाएगा। भाई स्वाद से आता है सफ़र और सफ़र सीन से आता है। हाँ। यही तो मसला है बदशुकूनियों का। फिर हमें जब उर्दू ही नहीं पढ़नी आती तो फिर हम क्या करेंगे। और फिर दूसरी ये बात है कि जब हम ये समझते हैं सफ़र के महीने में शादी नहीं करो नहीं तो तलाक हो जाएगी, और फिर क्या होता है कि सफ़र के महीने में ये मामलात कारोबार नहीं शुरू मर्दों पर भारी है सफ़र का। भाई जिसने रबी अव्वल में किया था, जिसने 27वीं शब पे निकाह किया था, फैसला तलाक तो उसकी भी हो गई, तो फिर अब आप क्या करेंगे। तो ये हमारे अपने मामलात की वजह से, गलती की वजह से हो सकता है कि इसमें हम दिन का तयन हुसूल बरकत के लिए तो कर सकते हैं कि एक बहुत मुनज़्ज़म दिन है, मुनज़्ज़म वक्त है, अच्छी घड़ियां हैं, उसमें हमारे लिए नेक नियति होंगी, नेक बरकत नाजिल होंगी, उसकी बरकत से हमारे आइंदा की ज़िंदगी के मामला दुरुस्त होंगे। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं तो ये बदशुकूनी हमारे साथ वैसी ही हो रही है, ये तो ज़माने जाहिलियत से चलती हुई आ रही है। आज उसका तौर तरीका गुजर गया है, तो जब तौर तरीका, जब इसका अंदाज दूसरा हो गया है तो उसका फिर ये भी हो सकता है कि भाई रात 12 बजे के बाद जो है ना वो आप घर से बाहर ना निकलो, या रात 12 बजे से पहले पहले जो है ना वो आप नाखून ना काटें, और जो है ना रात में नाखून काटना मना होता है, दिन में काटें। तो भाई ये क्या बात हुई, अगर किसी को रात में टाइम मिलेगा तो वो रात में काट लेगा, किसी को दिन में टाइम नहीं मिलेगा तो वो क्या काटेगा। या तो इंसान को काट रहे हैं, नाखून काटने की बातें कर रहे हैं आप, तो नाखून के भी टाइमिंग्स रखे हुए हैं, ये आपने हेयर कट कराना है उसके भी लोगों ने टाइमिंग नजरिए में हो चुका है। ये हमारी जहन के एक नजरिए में, बुध का दिन ये नहीं करना, जो है वो जुमेरात के दिन ये नहीं करना, मंगल के दिन ये नहीं करना, मुख्तलिफ चीजें लोगों ने इस तरीके से रखी हैं। बदशुकूनियाँ हो गई हैं जिसकी वजह से गुमराहियत फैल रही है और जिसकी वजह से हम गुनाहगार बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम खताकार बनते जा रहे हैं। फिर उसका वो मजमुआ यही हो जाता है। देखें जिस तरीके से मामलात हमारे ज़िंदगी के चल रहे हैं, फिर हर तरफ हम देख रहे हैं कि अक्सर लोग बीमार होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। यार मैंने कहा था ना तुम्हारे को, यार रात 12 बजे के बाद फलाने रास्ते से नहीं गुजरना, देखा तुम शॉर्टकट के चक्कर में तुम कचरा कुंडी से गुजर गए। कचरा कुंडी के पास कचरा कुंडी खत्म करो ना, पहले कचरा कुंडी खत्म करना केएमसी की जिम्मेदारी है, वहाँ साफ सुथरा करते हैं, वो वहाँ पर आप जो ना क्यारी लगा दें, अब लोग गुजरेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। सही, बिल्कुल। तो फिर बदशुकूनी कहाँ से आ गई।
तो ये हमारा अपना एक नजरिया सेट हो गया कि नहीं बस जब मैं ये काम करूंगा तो वो ऐसा ही होगा, तो फिर वो उसके साथ वैसे ही होगा, क्योंकि आपने गुमान ही गलत रखा हुआ है। जब आप गुमान अच्छा रखेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी आपके साथ बिल्कुल अच्छा ही जैसा करेगा। गुमान होता है ना, अल्लाह ताला ज़रूर वैसी चीज़ें अता करता है। तो अपनी जो गुमान है, अपनी जो सोचें हैं, उनको पॉजिटिव रखें, और मुस्बत जब आप सोचते हैं तो चीज़ें भी इसी तरीके से पॉजिटिव होती हैं। मुफ्ती साहब, लास्ट बस शॉर्ट मैसेज दे दीजिए तमाम लोगों को। वही सबसे पहले हमें चाहिए कि हम आक़िम सलात नमाज को कायम करें, और हम जो है वो पाबंदी से नमाज़ पढ़ें, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करें। और जिस तरीके से बदशुकूनी के नहीं, अब मैं बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ, हमारे घरेलू मामलात और दीगर मामलात के अंदर अक्सर व बेशतर बीमारी या परेशानी जो बहुत आ रही हैं वो हमारे नापाक कपड़ों की वजह से भी बहुत आती हैं। हम शरई हिसाब से कपड़े को पाक करना नहीं जानते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने कपड़ों को दुरुस्त करें और कपड़े को किस तरह पाक किया जाता है उस तरह करें। हमारे जितने भी नापाक कपड़े होते हैं वॉशिंग मशीन में इज्तिमाई तौर पे धुल रहे होते हैं, किसी एक का भी कपड़ा नापाक चल जाता है तो सारे कपड़े नापाक हो गए। अब सारे लोग वो पहनकर नमाज पढ़ें या ना पढ़ें तो घर में बरकत होगी या मुसीबतें आएंगी। कितनी अहम बात है। और फिर क्या बात होती है कि फिर वो उसी तरीके से हम वो नापाक कपड़े पहने हुए होते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता कि हमने ये क्या कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने घरों को साफ सुथरा रखें, खुशबूदार रखें और गंदगी से दूर रखें, तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें हमें बिल्कुल हासिल होंगी। बिल्कुल, सफाई निफ्स ईमान है और सफाई रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे शो पर आए। और कहते हैं ना कि अगर आपने क्लीनलीनेस का ख्याल रखा है, सफाई का ख्याल रखा है, तो यकीन रखें आपके आधे मसले वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। शो का टाइम एंड अप हो गया। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसका फीडबैक दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।